हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारी प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स में इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि आपके जो न्यूमेरिकल है वो आपको पता होगा कि 70 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से लगभग 20 से 25 नंबर का केवल आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम सभी 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल जो हैं वो 5 नंबर वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये न्यूमेरिकल हार्ड भी होंगे और थोड़े लॉन्ग टाइप भी होंगे। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी किताब का आज हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं 5 नंबर वाले। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो NCERT बेस्ड यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार पूछ लिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि गॉस का जो प्रमेय है उसको लिखकर सिद्ध करना है। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी खोखले वेलन के भीतर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब अगर हम फिगर से समझाएं तो ये हमारे पास एक क्या है, अगर हम फिगर से आपको समझाएं तो ये हमारे पास एक क्या है, एक ये हमारे पास पृष्ठ है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, एक खोखला वेलन है, ठीक है ना। अब वेलन में यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इसका जो आवेश है वो इतना कूलाम है। इस वेलन में ये हमारे पास वेलन है और इस वेलन में जो आवेश है ना, इस वेलन में जो हमारे पास आवेश है, क्या हो रहा है भैया, कलर क्या अच्छा ब्लैक है क्या। इसमें आवेश का मान हमें दे दिया है, आवेश का मान वहां पे दे दिया है 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम, इतना हमें दे दिया है आवेश। यहाँ पे 3 पृष्ठ हैं, एक हमारा ये देखिए, एक हमारे S1 पृष्ठ है, एक हमारा S2 पृष्ठ है और एक ये हमारा बीच वाला पृष्ठ है। तो यहाँ पे 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में, ये बात आपको पता ही होगा। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं जी, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, तो ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे हम ये समझाना चाहते हैं, कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ के संबंध वैद्युत फ्लक्स इतना कूलाम है। मतलब इसके वक्र पृष्ठ, मतलब जो ये वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पे देखिए 3 वक्र पृष्ठ होते हैं। एक वैद्युत फ्लक्स फाई है, एक इसका ये φ1 हो जाएगा, एक ये φ2 हो जाएगा। 3 ये वैद्युत फ्लक्स है कि नहीं। अब देखिए, एक ये बीच वाला पृष्ठ है, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स फाई है। ये एक पृष्ठ है, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स φ1 हो जाएगा, इसके लिए φ2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स है। अब कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक समतल पृष्ठ से संबंध क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हमें करना है। तो चलिए जी, हमें सिंपल सी बात है, वैद्युत फ्लक्स ये जो हमारा φ1 का मान हमें ज्ञात कर देना है। कह रहा है एक समतल पृष्ठ से संबंध, तो एक समतल पृष्ठ से संबंध हमें वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे भी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप परेशान नहीं होंगे, अभी जब हम कराएंगे पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम एक बार रिवीजन कराएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी होता क्या है, जब हार्ड न्यूमेरिकल होते हैं तो उसमें थोड़ा कम समझ में आते हैं शुरू, पर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें समझ में आने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए इतना हमें कूलाम आवेश दिया है। आवेश का मान इतना दिया है, क्योंकि कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मतलब ये हमारे खोखले वेलन के भीतर इतना आवेश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खोखले
बेलन के भीतर खोखले बेलन के भीतर आवेश, खोखले बेलन के भीतर आवेश जो है, आवेश Q का जो मान है वो क्या है, वो है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। ये हमारे पास ये आवेश का वैल्यू दे दिया गया है। ये हमारे पास आवेश का वैल्यू है इतना। फिर यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, इसके पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो विद्युत फ्लक्स कितना है ये हम लिख दे रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यहाँ पे फाई का जो मान दे दिया है वो 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स दिया है। ये हमारे पास ये वैद्युत फ्लक्स का मान हमें दे दिया है। हमसे कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये हमसे कह रहा है, तो एक समतल पृष्ठ के लिए अगर हम यहाँ पे निकालें, एक चीज़ हम जानते हैं, एक हम क्या चीज़ जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, मतलब किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये आपने पढ़ा ना, गॉस के प्रमेय जब पढ़ेंगे तो फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यही निकालें कि एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें, एक समतल, या हम यूं कह देते हैं खोखला बेलन है ना, तो एक बेलन के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ऐसे हम लिख देते हैं एक बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। एक बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान अब हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए बेलन में तीन हमारे पास फ्लक्स है, एक फाई है, एक फाई 1, एक फाई 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाई प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू Q/ε0, यही ना दिया है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, फाई प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू Q0/ε0, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। अरे भैया एप्सिलॉन मतलब क्या था, फाई गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई इक्वल टू Q0/ε0। अब फाई यहाँ पे तीन वैद्युत फ्लक्स हैं तो तीनों को तो हम लिखना पड़ेगा ना, तो तीनों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम इतनी बात जानते हैं कि गॉस का ये जो देखिए एक यहाँ पे एक बंद, एक ये हमारे पास पृष्ठ है और एक हमारे पास दूसरा ये पृष्ठ है, दो पृष्ठ है ना। तो दो जो समतल पृष्ठ है इससे जो वैद्युत फ्लक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो समतल पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो Q1 होगा वो Q2 के बराबर होगा। मतलब इस पृष्ठ से जितने वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे ना उतने ही पृष्ठ से ये भी निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि फाई 1 जो है वो फाई 2 के बराबर है। क्या है जी, फाई 1 जो है वो फाई 2 के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो फाई प्लस क्या हो जाएगा, ये फाई 1 और फाई 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाई 1 और प्लस इसको भी तो फाई 2 के बराबर है, फाई 1 तो फाई 1 ही लिख देते हैं, इक्वल टू Q0/ε0 कर देंगे इसको, समझिएगा बात को। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ ले तो ये फाई हो जाएगा और ये 1 फाई 1 फाई 2 फाई 1 हो गया, तो 2 फाई 1 हमने लिख दिया इक्वल टू Q0/ε0 लिख दिए। ये फाई को हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 फाई 1 इक्वल टू Q/ε0 माइनस फाई हम लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, इतना हमने लिख दिया ना। अब देखिए ये 2 है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो अगर यहाँ पे भाग भी कराता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये फाई 1 इक्वल टू हाफ हो जाएगा, हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस फाई हो जाएगा। यही ना होगा जी, ये इतना हो गया। ठीक है, फाई 1 इक्वल टू 1 हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब चुपचाप वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। हमें कहा था ना कि हमने यहाँ पे जो समतल पृष्ठ है उसका हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आवेश ये पे हम गणना कर ही रहे हैं। क्यू का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब फाई का भी मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मान रखेंगे निकल जाएगा। मान रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, अगर आप समझिएगा 1/2 हो गया। ठीक है, अब Q का मान कितना दिया है जी, यहाँ पे अब Q का मान रखेंगे। Q का मान है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये हम लिख देते हैं 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये इतना हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं क्या होता है, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होता है ना। 12.5 क्या, हाँ 8.85 होता है ना। 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। ये इतना हम जानते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ये हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वैद्युतशीलता का। अब फाई का मान, यहाँ पे फाई का मान आप वैद्युत फ्लक्स का मान 1.5 देख सकते हैं। तो ये हमने 1.5 लिख दिया, ये हमने 1.5 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसको कितना कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा टोटल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 17.7 और ये 8.85 और ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई 1 इक्वल टू हाफ। और ये हमारा 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और ये माइनस 1.5 है तो ये 1.5 हो गया। यही ना होगा जी। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, फाई का मान हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 एकम में 2 और ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इतना ही ना होगा जी, इतना हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई 1 का मान आता है 0.5 आ जाएगा। कहीं गलत हुआ है क्या? जानते हैं हमने कहाँ गलत किया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखिए ये 1/2 है और ये पहले हमें इतने सॉल्व करना है, उसके बाद ना हम इसमें गुणा कराते जी। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है माइनस फाई है तो इसको पहले सॉल्व करना चाहिए था। ओहो, मतलब सिंपल सा अगर हम ये कहें तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये 17.7 हो गया और बाई 8.85 हो गया और माइनस 1.5 हो गया। इतना था ना, इसको कोष्ट में करना पड़ेगा हमें। देखिए इतने से ही गलत हो जाता। इसको अगर हम ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, भाग देंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 माइनस 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब 1.5 हो गया। अब देख लीजिए फाई 1 का मान जो हमारे पास आ जाएगा ये हाफ हो जाएगा और 2 में से 1 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 में से 1 चला जाए, 2 में से 1.5 चला जाएगा तो हाफ बचेगा। तो 1.5 लिखे या 1.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाई 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/2 का 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा और 0.25 जो आया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा जी।
ठीक है, ये हमारा 0.25 ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स। तो ये हमारा मात्रक हम लिख देंगे। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए कुछ किया नहीं गया है, देखिए बात को समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल में बार बार नहीं कहूंगा कि भैया ऐसा वैसा है, ध्यान से समझ जाइए। देखिए सिंपल सी हमें आवेश का मान, अब विद्युत फ्लक्स का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ये आवेश का मान दिया गया है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान हमें दिया गया था। हमसे कहा गया था कि एक जो समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। ये जो समतल हमारा पृष्ठ है इससे संबद्ध हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ये हमें ज्ञात करना था कि ये जो हमारे पास एक समतल पृष्ठ है इस पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चूंकि हमें जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हम जानते हैं इतना। तो फाई जो है वैद्युत फ्लक्स 3 पृष्ठ है, तो तीनों के लिए तो आप पृष्ठ हम लेंगे ना, तो एक हमने फाई ले लिया, एक फाई 1 एक फाई 2 हमने ले लिया। और हम एक और बात हम जानते हैं, चूंकि क्या हम जानते हैं कि जो ये जो पृष्ठ जितना इससे विद्युत फ्लक्स निकलेंगे उतना ही इससे भी निकलेंगे। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स दोनों में समान निकलेंगे, इसका मतलब फाई 1 इक्वल टू फाई 2 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये फाई प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 की जगह पर भी फाई 1 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 फाई हो जाएगा। फिर इसको फाई को इधर भेज दिए तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई फाई हो जाएगा। 2 को भी इधर भेज देता तो फाई 1 इक्वल टू 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब इसके बाद जो हमारा बचा, इसके बाद अब हम इसको मान रखें, केवल सॉल्व किए हैं तो आंसर आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है संधारित्र की धारिता को परिभाषा दीजिए। दिए गए चित्र में परिपथ में प्रत्येक की संधारित्र की धारिता के लिए संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें कह रहा है कि प्रत्येक चित्र में परिपथ में प्रत्येक संधारित्र, 4 संधारित्र यहाँ पे दिए गए हैं, तो प्रत्येक संधारित्र की संधारित्र पर आवेश की गणना हमें करना है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास सेल या बैटरी लगा हुआ है, ये हमारे पास सेल लगा हुआ है 20 वोल्ट का। फिर यहाँ पे एक संधारित्र है 6 माइक्रो कूलाम, ये 3 माइक्रो कूलाम, ये सॉरी कूलाम नहीं फैराडे 12 माइक्रो फैरेड, ये 4 माइक्रो फैरेड का है। बीच में एक आवेश क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ से अगर आवेश हम भेजते हैं, यहाँ से हम आवेश भेजेंगे तो दो तरफ से बढ़ जाएगा, एक तो इधर चला जाएगा एक इधर। तो इधर जो जाएगा वो इसमें भी बहेगा। इसका मतलब ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। और ये भी हमारा 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड ये भी श्रेणी क्रम में संयोजित है कि नहीं है। तो इसी प्रकार हम इनको लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे जी, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है ना। 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो अगर ये श्रेणी क्रम में संयोजित है तो 1/c इक्वल टू 1/, अब इसके लिए 6 माइक्रोफैरेड और 1/3 माइक्रोफैरेड, इतना हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 कट गया तो 1 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 एकम में 2 हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं तो 1/c इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/c1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये c1 का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो आया 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो ये 2 माइक्रोफैरेड आ गया इसका मान। उसके बाद फिर से दूसरा हम क्या सॉल्व करेंगे कि ये जो 12 माइक्रोफैरेड है और 4 माइक्रोफैरेड ये भी हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं कि 12 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित हैं,
संयोजित हैं। ठीक है ना, ये हमारे 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/C2, 1/C2 इक्वल टू 1/12 माइक्रोफैरेड और 1/4 माइक्रोफैरेड। 1/C2 इक्वल टू क्या लिख देते हैं 12, 12 से 12 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, 4 3 12, 3 एकम में 3 हो जाएगा। तो 1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा 1/C2 इक्वल टू, अगर हम इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। और 4 3 12 हो जाएगा ना, तो 3 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो 3 माइक्रोफैरेड ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जब 2 हो गया, दोनों का हमने निकाल दिया, इन दोनों को निकाला तो हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड आ गया, और इन दोनों को निकाले तो हमने कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड आ गया। जब इतना हमने कर दिया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के लिए हम ज्ञात करते हैं कि आवेश कितना होगा इन दोनों के लिए, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के लिए। तब हम जानते हैं, तब आवेश इक्वल टू, आवेश का एक फॉर्मूला होता है, आवेश का क्या फॉर्मूला होता है, आवेश Q इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, आवेश इक्वल टू सी इंटू भी होता है। तो इसी प्रकार ये तो आवेश का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हमें इस C1 के लिए आवेश निकालना है तो हम क्या लिख देंगे Q1, तो Q1 इक्वल टू C1 हो जाएगा और भी हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए अगर हम देखें तो Q1 इक्वल टू C1 का मान कितना है, C1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 लिख दिए। और यहाँ पे V का मान कितना दिया है, V का मान है 20, तो 20 हमने लिख दिया, 2 दूना 4, तो 40 माइक्रो कूलाम। ये 40 माइक्रो कूलाम क्या हो जाएगा, आवेश का मान हो जाएगा Q1 का। फिर इसी प्रकार अगर हम Q2 का मान निकालें, Q2 का, तो यहाँ पे C2 इंटू भी हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q2 इक्वल टू, C2 का मान कहाँ पे है, C2 का अगर हम मान देखें, C2 का मान है 3 माइक्रोफैरेड, तो 3 हमने लिख दिया। अब विभव का मान कहाँ पे दिया है, विभव का मान है 20, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 60 माइक्रोफैरेड, 60 माइक्रोफैरेड ये हमारा आवेश का मान हो गया। तो समझ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 चीजें मिली। सबसे पहली बात, ये जो 6 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है, इसमें 40 कूलाम का 40 माइक्रोफैरेड का कूलाम का आवेश इसमें बह रहा है। और जो हमारे पास यहाँ पे 12 माइक्रोफैरेड है और 4 माइक्रोफैरेड है, इसमें जो आवेश हमारा बह रहा है वो 60 माइक्रो कूलाम का आवेश बह रहा है। तो यही तो 2 बातें हमसे कही गई हैं। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमें बताना था। हमें क्या यहां पे बताना था, हमें बताना था कि परिपथ में प्रत्येक संधारित्र में कितना आवेश बहेगा, प्रत्येक संधारित्र। तो अब तो पता चल गया ना, ये पहला जो 6 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है, इसमें 40 कूलाम माइक्रो कूलाम का आवेश बह रहा है। अब 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड में 60 कूलाम का आवेश, 60 माइक्रो कूलाम का आवेश बह रहा है। यही तो हमने गणना करके बता दिया है, सिंपल सा है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। ये सब हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम करा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए एक और हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया है, NCERT बेस्ड हमारा ये सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में परिपथ की अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश और विभवांतर की गणना कीजिए। दोनों आवेश, देखिए यहाँ पे संधारित्र पर संचित आवेश कह रहा है और उसके बाद विभवांतर की गणना करने को कह रहा है। तो संचित आवेश और विभवांतर की गणना हमें करना है। यहाँ पे क्या दिया है, तो 2 संधारित्र दे दिया है, 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सेल दे दिया है, यहाँ पे ओम दे दिया है, यह हमारे पास 2 प्रतिरोध का ओम है, ठीक है ना। तो ये सब हमें दिया है और संचित आवेश और विभवांतर की हमें गणना यहाँ पे करके दिखानी है। तो चलिए जी इसको भी हम कर लेंगे, इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से हम करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे करना है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं जी। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले
तो हमें दो चीजें ज्ञात करना है, एक आवेश का मान ज्ञात करना है, एक विभव का मान। यही दो क्वेश्चन में कहा गया है ज्ञात करना, आवेश का विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इस परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य विद्युत धारा कितना है, इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अस्थायी अवस्था में परिपथ में धारा कितना है, अस्थायी अवस्था में ना दो संधारित्रों के बीच आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा, अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा कितना है। तो अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R प्लस R हो जाएगा, ये हमारा होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम I का मान यहाँ पे निकालें तो I इक्वल टू V का मान कितना दिया है, V का मान 12 वोल्ट दिया है, और ये R का मान कितना दिया है, तो 5 और 6 5 11, तो 11 हो जाएगा। और ये स्मॉल r का मान यहाँ पे 1 दिया है तो 1 हम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा I का मान हो जाएगा 12 और बाई 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब I का जो मान आ गया वो 1 एम्पियर आ जाएगा। I का मान जो आया वो कितना आ जाएगा, I का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये सबसे पहले हमारे विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे ही हमने विद्युत धारा ज्ञात कर लिया तो अब हम ज्ञात करेंगे कि इस जो हमारा परिपथ है A और B के बीच हमारा सबसे पहले विभव का मान, विभवांतर का मान कितना होगा। तो अब हम दूसरा हमारा ये काम रहेगा कि A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर कितना है। तो बिंदु A व B के बीच अगर हमें विभवांतर देखना है तो विभवांतर का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, V/I/R होता है। अरे भैया प्रतिरोध इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, विभवांतर बटे धारा पढ़ा है ना। तो यही अगर हमें V का मान निकालना तो I इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो वही हुआ है V/I/R हो गया। अगर हम इसको निकालें, अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे V/I का मान हमने 1 एम्पियर निकाला है तो 1 हम लिख देंगे। और ये जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध दोनों की बात हो रहा है, ये तो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, तो इसको नहीं कैपिटल R को देखना है। तो ये कैपिटल दोनों R है, तो 5 6 11 हो जाएंगे, तो 11 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 11 एकम में 11, तो 11 वोल्ट, 11 वोल्ट है ये हमारे क्या हो जाएंगे, 11 वोल्ट ये हमारा विभवांतर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हमने विद्युत धारा निकाला, फिर हमने यहाँ पे विभवांतर निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम जैसे ही अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा निकाल ली, फिर A और B के बीच हमने विभवांतर निकाल लिया, तब अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तब हम ज्ञात करेंगे कि A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तब A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। तो A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, धारिता का फॉर्मूला होता है C=C1 × C2/C1 + C2, ये हमारे पास होता है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देख लीजिए क्या मिलता है, C1 का मान कितना है, C1 का मान यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम और C2 का मान है यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड। सॉरी, C1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड और C2 का मान है 3 माइक्रोफैरेड, और C1 का मान है 2 और C2 का मान है 3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हमारा हो जाएगा, यह हमारा इतना माइक्रोफैरेड, ये हमारा संधारित्र का मान हो जाएगा, यह हमारे पास इतना संधारित्र का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या ज्ञात किया, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। जैसे जब से क्वेश्चन जब कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद में ज़्यादातर स्टूडेंटों को जब रिपीट कराया जाता है तब समझ में आता है कि आखिर ये हमने क्यों ज्ञात किए,
क्यों ज्ञात किए, क्या ज़रूरत था हमें, तब हमें समझ में आता है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, सबसे पहले हमने अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा निकाल लिया, फिर ए और बी के बीच हमने सबसे पहले धारिता निकाला, फिर ए व बी के बीच हमने तुल्य मतलब ए और बी के बीच विभवांतर निकाल लिए, फिर धारिता निकाल लिए। तो अब हमें क्या कहा गया था कि दो संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए, यही ना हमसे कहा गया था जी। दो संधारित्र में दो जो संधारित्र हैं इन पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तब हम लिखेंगे तब संधारित्रों पर संचित आवेश, संधारित्रों पर संचित आवेश कितना होगा। तो संधारित्रों पर संचित आवेश जो Q होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, संधारित्रों पर संचित आवेश Q इक्वल टू होता है C इंटू V होता है, यही ना होते हैं जी। तो अब आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो संचित आवेश Q इक्वल टू C इंटू V होता है। यहाँ पे Q का अगर हम मान देखें, Q इक्वल टू C का मान क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब V का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, V का मान हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 हम लिख देते हैं, ये 66 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना माइक्रो कूलाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या ज्ञात कर लिया है, यहाँ पे संचित हमने सबसे पहले आवेश का मान ज्ञात कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पे हमसे कहा गया था दो संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो ये हमारे दो संधारित्रों पर संचित आवेश का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे आपने ज्ञात किया है, क्या हुआ है। देखिए हमें हमारे दिमाग में पहले से था, बात को समझिएगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में था कि संचित आवेश का फॉर्मूला होता है, अरे भैया संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, ये बात हमें पता है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। हमें जानते थे कि हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, तो अगर ये इधर V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा जाएगा, तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा। तो अगर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है तो पहले C धारिता का और विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें पता था कि इसमें धारिता का तो मान दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, धारिता को ज्ञात करने के लिए, C को ज्ञात करने के लिए, देखिए इस C को ज्ञात करने के लिए A व B के बीच तुल्य धारिता हमने ज्ञात किया है। दो धारिता है ना, दो संधारित्र हैं, तो इनके बीच तुल्य धारिता के लिए C हमने ज्ञात कर लिया है। और दूसरा अब हमें V ज्ञात करना था, जब यही दोनों ज्ञात होंगे तभी तो आवेश निकलेगा। तो V ज्ञात करना था, विभवांतर के लिए हम जानते थे कि ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो R का तो मान हमें यहाँ पे दिया हुआ था, I का नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने ये I का स्थायी अवस्था में I का मान पहले ज्ञात किए, फिर I के मान को यहाँ पे रखे तो विभवांतर मतलब V का मान निकल गया। अब V का मान जैसे ही 11 वोल्ट आ गया तो अब हमारा दूसरा लक्ष्य था धारिता ज्ञात करना। तो धारिता हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, और जैसे ही धारिता और विभव दो CV का मान ज्ञात हुआ तो हमने आवेश का मान पर रखा, ये पुटअप किया तो हमारा आ गया है। समझ रहे हैं। तो ये हमारा माइंड प्रोसेस आपको भी बनाना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या ज्ञात हो गया, आवेश ज्ञात हो गया है, तो एक चीज और कहा गया तथा विभवांतर की गणना कीजिए। तो अब हमें इस V की गणना करना है। तो अब हम यहाँ पे विभवांतर की गणना कर लेते हैं। तब संधारित्रों के बीच विभवांतर, संधारित्रों के बीच विभवांतर, संधारित्रों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो संधारित्रों के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q/V होता है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो ये इसका विभवांतर का फॉर्मूला होता है। अब इस पर अगर हम मान रख देते हैं तो Q आवेश का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं, आवेश का मान हमने कितना निकाला है, 66/5 निकाले हैं। तो 66/5 हम लिख देंगे, और ये मेन बटा हमारा हो जाएगा। और C का मान क्या पे निकाले हैं, C का मान हमने यहाँ पे निकाला है 6/5। तो ये हमने 6/5 लिख दिए। अब ये सबसे ऊपर जाकर गुणा करा देगा, तो ऐसे ही ना होगा जी। तो ये हमारा 66 गुणे 5 हो जाएंगे, और ये 6 5 में गुणा करा देगा तो ये 6 गुणे 5 हो जाएंगे। ये 5 से 5 कैंसिल, तो अब क्या बच गया, V इक्वल टू 66/6 हो गया। तो 6 कम में
6 एकम में 6, तो 11 वोल्ट, ये हमारा 11 वोल्ट हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हमारा 11 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सा है, आपको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन को देख लेंगे। पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथकृत हैं। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, ये हमारा प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर अवयव इतना वोल्ट मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर दूरी पर हैं। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो ट्रेन इतने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो ये हमारा ट्रेन की चाल दिया है, ट्रेन की जो चाल है वो कितना दिया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इस प्रति घंटे को सेकेंड में हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो 180 अगर प्रति मतलब मीटर प्रति सेकेंड करना है तो 5/18 से भाग दे देते हैं, तो 18 दा हमें 180 हो जाएगा। तो ये 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार में, और 10 जो है वो 5 में गुणा करेगा तो 50 हो जाएगा। तो 50 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से ये क्या हो रहा है, गति कर रहा है। यह हमारा सबसे पहले क्या हो गया, वेग का जो मान हो गया वो 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेन की चाल है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और चीज दिया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव इतना वोल्ट मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हमारा पृथ्वी का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवयव कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर अवयव जो है b इक्वल टू क्या है, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, यह हमारा b का मान दे दिया है। और यहाँ पे एक और चीज दिया है, पटरी परस्पर 1 मीटर दूर पर है, मतलब यहाँ पे r का मान दे दिया है, दूरी का मान जो है, दूरी पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 मीटर है। ये हमें 3 चीजों का वैल्यू हमें दे दिया है, एक तो वेग का, एक ऊर्ध्वाधर अवयव का, और एक पटरियों के बीच की दूरी का, या हम कह सकते हैं लंबाई का। ये हमारे पास वैल्यू दे दिया है। अब चलिए हम इसका सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या यहाँ पे कहा गया, हमसे कहा गया है ये मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक का फॉर्मूला होता है वो EV इक्वल टू BV/L होता है। तो ये हम जानते हैं वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के लिए जब प्रेरित विद्युत वाहक बल VE इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है, BVL होता है, ठीक है ना। ये E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव के लिए। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं
तो ई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का मान हमें यहाँ पे दिया है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻4 है। अब भी का जो वैल्यू है, भी का वैल्यू है 50, तो 50 हमने लिख देंगे। और ये एल क्या है, लंबाई या दूरी है, तो लंबाई या दूरी हमने कितना लिया है, आर लिया है। चलिए दूरी को हम एल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जब फॉर्मूला में है तो हम यहाँ पे भी एल ही लिख देते हैं। ये मतलब एल क्या है, दूरी ही है, तो यहाँ पे हम दूरी को एल से दर्शा देते हैं। तो एल का मान है 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ई बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर हम चाहें तो ये 50 का अगर 2 में गुणा कराते हैं तो ये 5 दूना 10, मतलब ये 10 हो जाएगा हमारा। और ये 10⁻⁴ है, इस पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर 4 में से 1 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ हो जाएंगे ना, तो ये हमारा सबसे पहले इतना वोल्ट आ गया। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऊर्ध्वाधर अवयव के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल V का मान आ गया, ई भी का मान आ गया 10⁻³ वोल्ट। और हमें किस में ज्ञात करना है, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, मिली वोल्ट मीटर। तो ये तो हमने क्या ज्ञात किया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात किया है। वोल्ट मीटर में पाठ्यांक ज्ञात किए हैं ऊर्ध्वाधर अवयव के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर हम मिली वोल्ट मीटर के लिए ज्ञात करें, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मिली वोल्ट मीटर का अगर हम पाठ्यांक ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिली वोल्ट मीटर के लिए पाठ्यांक ज्ञात करें तो ये ई भी जो है ना, ई भी मिली वोल्ट मीटर के लिए, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करने के लिए, मतलब ये वोल्ट मीटर में है, ठीक है, वोल्ट में है, तो इसको मिली वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि E इक्वल टू हम क्या कर देंगे, ये 10⁻³ वोल्ट में दिया है और इसको मिली वोल्ट मीटर में अगर हमें चेंज करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 10⁻³ है ना, तो ये 1 क्या हो जाएगा, मिली वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम इतनी बात जानते हैं कि 10⁻³ वोल्ट जो होता है वो 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। क्या होता है, 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 10⁻³ वोल्ट को ही 1 मिली वोल्ट हम कहते हैं। तो मिली वोल्ट में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 1 मिली वोल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे केवल वोल्ट में अगर हमसे पूछा गया होता तो वोल्ट के लिए 10⁻³ आंसर हो जाता, परंतु हमें मिली वोल्ट में पाठ्यांक क्या होगा ये पूछा गया है। केवल यहाँ पे मिली हटाकर वोल्ट मीटर कहा होता तो यहाँ तक सॉल्व करते। अब मिली वोल्ट कह दिया है तो हमें ये बात हम जानते हैं 10⁻³ वोल्ट इक्वल टू होता है 1 मिली वोल्ट, तो वो हमने चेंज कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां। अब 5वां हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कहा गया है। एक धातु का कार्यफलन, यहाँ पे कार्यफलन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया गया है। और यहाँ पे 5000 तरंग दैर्घ्य वाला 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य का एक आणविक प्रकाश प्रदीप्त है। तो गणना कीजिए, क्या ज्ञात करना है, देहली आवृत्ति देहली तरंग दैर्घ्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। ये हमें 3 चीजें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को ज्ञात करेंगे, सभी को एक एक करके हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले कार्यफलन का मान दिया है, तो हम यहाँ पे हल करते हैं। कार्यफलन, तो कार्यफलन का मान कितना दिया है 2। कार्यफलन को ओमेगा से दर्शाते हैं तो ओमेगा इक्वल टू ये कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम गुणा करा देते हैं। 10⁻⁻19 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा कार्यफलन का मान जो है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य लेमडा का जो मान आ जाता है वो आ जाएगा 5000 एनेस्ट्रॉम। 5000 एनेस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। ठीक है, अब एनेस्ट्रॉम में है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। एनेस्ट्रॉम को अगर मीटर में हम चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5000 अगुणे 10 टू द पावर -10, ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर में चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो दो चीजें हमने देख लिया। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। क्या करना है, देहली तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे तब, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, देहली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू हमारा होता है hc/ओमेगा। ये हमारा होता है फॉर्मूला। लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू होता है हमारा hc/ओमेगा होता है यहाँ पे। अब इसका अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हमारा निकल जाएगा, ये हमने लैम्डा नॉट लिख दिया। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक। अब प्लांक नियतांक का कितना मान होता है जी, तो प्लांक नियतांक का मान हम जानते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है। इतनी बात हम जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। प्रकाश की चाल का भी हम मान जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, ये हमने लिख दिया। और ये हमारा कार्यफलन का वैल्यू हम जानते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं 3 दूना 6, लैम्डा नॉट इक्वल टू ये 6.62 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर। अब देखिए ये दोनों हमने एक पास लिख दिए, और 34 में से 8 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 34 में से 8 चला जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, -26 लिख दिए। और ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, तो 3.2 हो जाएंगे, और ये 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। और ये लैम्डा नॉट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 छुबार 36 18 हो जाएगा, 36 18 एक 19 हो जाएगा, तो 19.86 हो जाएगा। और ये 10 टू द पावर -26 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 19, तो ये ऊपर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा। और ये 3.2 हो जाएगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 19.6/3.2 हो जाएगा। 26 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 26 में से 19 चला जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो -7 हमने लिख दिया। अगर हम इसका भाग दे देते हैं तो कितने बार में, 6 छुबारा 3 छक 18, मतलब 6.187 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -7 एनेस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये हमारा इतना वैल्यू हो जाएगा। सबसे पहले कार्यफलन का हमारा इतना वैल्यू हो जाएगा। भाग देकर देख सकते हैं, आ जाएगा इतना ही। तो सबसे पहले हमारा ये क्या हो गया, देहली तरंग दैर्घ्य का हमारा फॉर्मूला का वैल्यू हो गया, वो इतना हमारा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होया होगा। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको समझ में आ गई होंगी, जो है देहली तरंग दैर्घ्य का। दूसरा हमारा आता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए
अब यहाँ पे दूसरा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है यहाँ पे kc/hc/λ-ω। ये हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो हमारा होता है, गतिज ऊर्जा को तो भैया गतिज ऊर्जा KEC मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ये गतिज ऊर्जा का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर हम इस पर अगर हम मान रख कर देख लेते हैं तो क्या हमारा निकलेगा, तो ये हमारा h का मान हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। लेम्डा तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, तो तरंगदैर्घ्य का वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया है ना। तरंगदैर्घ्य का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का वैल्यू हमें दिया गया है। लेम्डा का मान 5000 है गुणे 10⁻⁻10 है इतना। ये माइनस ओमेगा मतलब यहाँ पे है ओमेगा कार्यफलन का वैल्यू है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये है, तो इतना हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका पहले गुणा करा लेते हैं। 6.62 इंटू 3 हो जाएगा, 34 में से 8 चला जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये 3 6 3 7 3 10 तो 10⁻7 हो जाएगा। अरे भैया 1000 अगर इसमें से घट जाएगा ना 10⁻, ये 5000 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं, सॉरी माइनस नहीं +3 लिख सकते हैं ना। 5000 को ये 5 इंटू 10⁻3, अब 10⁻3 अगर -10 में से चला जाएगा तो 10⁻7 ही तो आएगा, तो ये हमने इतना लिख दिया। सॉरी अभी बचा हुआ है ना, अभी तो बचा हुआ है, तो इतना हमने लिख दिया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 16 दूना 32 मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इतना हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 6 36 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 36 18 1 19 तो ये 19 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाता है, ये अगर हम समझे 10⁻, ये -26 है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻7 हो जाएगा और ये माइनस है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये हमारा 19/8 हो जाएगा और ये 26 ये 10⁻⁻19 हो जाएगा और ये क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास इतना वैल्यू आ गया है। अब अगर हम भाग देते हैं तो ये क्या हमारा आ जाएगा तो ये हमारा, हाँ जी इतना तो हमारा हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास दो एक संख्या, एक तो ये वाली है प्रोडक्ट, एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। इसके बटे में कुछ नहीं है, अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा समझिएगा, इसको चाहें तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये के ई लिख दिए,
ये समझिएगा, ये 19.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19/5। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इतना हमने ऐसे लिख दिया, 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19/5 लिख दिए। अब इसको लिख देते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अब बाई 1 लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे। अब 5 1 का लौसा ले लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 19.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। 1 5 5, अब 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 3 15 1 16, मतलब 16 आ जाएगा। सिंपल सा, अगर 5 का अगर इतने में गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 है तो 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 19 में से 16 तो 3 16 17 18 19, मतलब 3.86 अगुड़े 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, अब बाई 5 हो जाएगा। इतना ही ना होगा जी, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5 में अगर इसका हम भाग दे देते हैं 5 में इससे, तो ये हमारा क्या, 5 में अगर हम इसका भाग देते हैं तो 0.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यह हमारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है, ये इसका फॉर्मूला है। केवल हमने मान रखकर हमने सॉल्व किया है एक एक करके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया है। अब एक और चीज हमसे कहा गया है, तीसरा हमारा कह रहा है निरोधी विभव का मान हमें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निरोधी विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हमें निरोधी विभव को V नॉट से हम दर्शाते हैं, और निरोधी विभव इक्वल टू क्या होता है, तो ये अभी हमने क्या ज्ञात किया है, हमने प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमने ज्ञात किया है KE। तो हमारा निरोधी विभव का फॉर्मूला होता है KE/C, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको फॉर्मूला पर रखें तो ये V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KE का जो मान आ गया, KE का जो EK का मान आ गया 0.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 0.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। ये अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो V नॉट इक्वल टू, ये अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो 0.76/3 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। ये अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा, यही ना होगा जी। ये क्या हो जाएगा, 0.76/3 हो जाएगा, और 19 8 कितना होता है, 19 8 27 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 27। अब चुपचाप 3 में अगर इसका हम भाग दे देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने एक गलत कर दिया है। और क्या गलत किया जानते हैं क्या, सबसे बड़ी काम तो देखिए, एक फॉर्मूला ही हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था E, तो हमने लिख दिया है C, ठीक है ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। निरोधी विभव का फॉर्मूला वही तो हम कह रहे थे भैया, कहाँ मतलब थोड़ा अलग जा रहा था ये क्वेश्चन, तो E होता है तो हमने C लिख दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था वो 0.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आया था। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल, तो V नॉट इक्वल टू ये 0.76 आ जाएगा, और ये 1.6 आ गया। 1.6 में 6 से अगर आप भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.4474 आ जाएगा ना।
आप भाग देकर देख लीजिएगा, इसके कुछ आसपास आपका आ जाएगा 0.75, 0.475 ये हमारा बोल्ट में क्या हो जाएगा, बोल्ट में हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा बोल्ट में आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, ये 5 हमने क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन थे, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज कहूँगा मैं यही कि देखिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इन सभी का फॉर्मूला तैयार कीजिएगा, कंसिस्टेंट मेहनत कीजिएगा, इस पर और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल है इस पर और भी ज़्यादा आपको मेहनत करेंगे तब जाकर ये करेक्ट हो पाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, जल्दी आपका एक और बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत ही सीरियस एक महा मैराथन की क्लासेस टाइप की एक बैच स्टार्ट होगा जिसके बारे में हम कल आपको सूचना देंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।